अस्सलाम वालेकुम। किसी ज़माने में पीर पगाड़ो, जो अभी वाले पीर पगाड़ा साहब हैं, इनके वालिद, उनका एक बयान अखबारों में अक्सर छपा करता था। वो कहते थे चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो चुका है, झाड़ू फिरने वाला। और ये उनकी टर्म्स होती थी सियासत के अंदर, जब उन्हें लगता था कि कुछ ऐसे मामलात होने वाले हैं कि मेन प्लेयर्स बिहाइंड द सीन चले जाएंगे, उनको अंदर कर दिया जाएगा, या कोई ऐसी डील होने वाली है, या कुछ इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी जमात के मामलात या तो बनने वाले हैं या बिगड़ने वाले हैं। ऐसे मौके के ऊपर वो इस तरह के जुमले बोला करते थे और फिर उसके ऊपर मानी पहनाने वाले अपने मानी पहना लेते थे। लेकिन आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उनके वज़रा ये बयान तवातिर से दे रहे हैं। आज के दिन भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की जानिब से भी ये बयान आया और शेख रशीद अहमद साहब जो रेलवे के मिनिस्टर हैं और अपनी उनकी एक अलहदा से जमात है, उनकी जानिब से भी यही बयान जो था उनकी जानिब से भी आया कि मार्च से पहले झाड़ू फिर जाएगा। दूसरी तरफ से फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये जरदारी और नवाज शरीफ दो ही तो मेन प्लेयर्स थे, दोनों अंदर जा चुके हैं, दोनों की कहानी ख़त्म। तो ये कहानी ख़त्म हुई है या शुरू होने वाली है? क्योंकि रोज़ाना NRO की भी नवीद सुनाई जाती है कि हमसे अपोजिशन पार्टीज़ मांग रही हैं। कभी नून लीग की जानिब इशारा होता है, कभी दूसरे की जानिब इशारा होता है। और आज अगर शेख रशीद के बयानात को सादा लफ्ज़ों में बयान किया जाए और बहुत सारे जो यहाँ गॉसिप चल रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर उनको सामने रखा जाए, तो नवाज़ शरीफ साहब को और जरदारी साहब को दोनों को बिफोर एंड ऑफ दिसंबर जेल के पीछे होना चाहिए। इसी तरह की बातें चल रही हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंदर हो जाएंगे, नवाज़ शरीफ साहब की जो ज़मानत है उसका फैसला उनके खिलाफ चला जाएगा, या ये फ्लैगशिप वाला जो केस है जिसके ऊपर दलाइल मुकम्मल हो गए या वो उनके खिलाफ चले जाएगा और दोनों जेल के पीछे होंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला सियासतदानों की कहानियाँ ख़त्म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले वो तगड़े होकर हुकूमत करेंगे। और यहीं से वो कहानी और जुड़ जाती है कि जो नंबर्स गेम है, जहाँ तहरीक इंसाफ को बहुत थिन मेजॉरिटी है कौमी असम्बली के अंदर या सेनेट के अंदर, तो है ही अपोजिशन के पास अक्सरियत, तो वहाँ ये नकब लगाएंगे अपोजिशन पार्टीज़ के अंदर, उनके बंदे तोड़ लेंगे और यूँ अपनी हुकूमत कायम करेंगे। ऐसा कभी माजी में हुआ नहीं है कि इतनी कमज़ोर हुकूमत जो है सारी अपोजिशन को लिटा के उनके बंदे तोड़ के अपनी हुकूमत बना के अपना काम चलाती रहे। ये डिक्टेटोरियल रजीम ऐसा कर सकते हैं जहाँ पर फ़ौजी सरबराह जो है वो सरबराह मुमलकत भी होता है, चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी होता है, काफ़ी हैट्स उसने पहने होते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मिसाल हमारे सामने है। 2002 में सादा अक्सरियत से भी हुकूमत नहीं थी बनती, लेकिन इसके बावजूद 5 साल हुकूमत उन्होंने कायम की और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बंदों को तोड़ा गया। तो अब क्या तरीक़ाकार होगा, क्या जमहूरियत कौन सा रुख इख्तियार करेगी और अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं उनके पास कोई स्ट्रेटजी है या वो बहुत कमज़ोर हैं? सब के ऊपर बात करेंगे प्रोग्राम में। और हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं। नदीम अफजल चंद साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, खुरम दस्तगीर ख़ान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और इम्तियाज़ शेख साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबको खुशामदीद कहूँगा प्रोग्राम में। नदीम अफजल चंद साहब, पहले आप फरमाइएगा आपके इरादे क्या हैं? आप इन सारों को अंदर डाल के ख़ुद मज़े करना चाहते हैं, ढोल बजाना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नदीम भाई, शेख रशीद साहब हों या फवाद चौधरी साहब हों, उनकी अपनी राय है। मैं तो समझता हूँ कि पॉलिटिकली ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और PTI एक पढ़े लिखे लोगों की, एक ऐसे लोगों की जमात है, सीजन लोगों की, जो समझते थे कि पुराने सिस्टम से भी वो तंग थे, पुराने लोगों से भी तंग थे और इस मुल्क में एक तब्दीली चाहते हैं भी। तो अब मैं जिस स्कूल ऑफ थॉट का मैं पैरोकार हूँ या जिससे मैंने सियासत सीखी है, ये जो काम नैब का या सुप्रीम कोर्ट का या दूसरों का है वो पॉलिटिकल लोगों का काम और होता है। अब मेरे ख्याल में पॉलिटिकल 1988 वाली सियासत या 90 वाली सियासत जो है उससे इस मुल्क को फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। पॉलिटिक्स एक प्ले ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड अगर आबाद रहेगा तो सियासत होती रहेगी। मैंने पीर पगाड़ों की आपको मिसाल दी, प्ले ग्राउंड अगर गैर आबाद होगा तो सियासत ख़त्म होगी। आप गैर बात कर रही है आपकी मैं बताता हूँ। आप जिस स्कूल ऑफ थॉट का जिक्र कर रहे हैं वो आपकी जमात के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। हम उसी जमात में बैठे हुए हैं। आप कलमकारी जान हैं। कल नहीं, मैं खान साहब के साथ मेरी बड़ी डिस्कशन होती है 3-4 दफ़ा पे। एक ऐसी चीज़ पोर्ट्रेट की जाती है, दूसरा पहलू नहीं देखा जाता जो PTI की पहलू है कि हम पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं, बंदे अंदर डाल के हम चाहते। देखिए, अंदर वो जाएगा जिसने जो कुछ किया होगा। वो किसी पार्टी से भी हो सकता है, ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, आम आदमी भी हो सकता है। लोग, कितने लोग जेलों में पड़े हुए हैं, वो सारे PTI ने बंद किए हुए हैं। आप खुरम दस्तगीर खान को 15 दिन जेल में डालें, इनका भी कोई ना कोई केस बन जाएगा। खुरम दस्तगीर खान को क्यों जेल में डालें? जेल आप यही कर रहे हैं, अंदर डाल के सबूत ढूंढ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिनके ऊपर केसेस हैं, जिन्होंने पैसा कमाया है, जिन्होंने अनफेयर मीन के ज़रिए पैसा कमाया है, जिन्होंने रियासत की मशीनरी को इस्तेमाल करके कारोबार बढ़ाया है, जिन्होंने लोगों को लूटा है, जिन्होंने इस मुल्क के इदारों को लूटा है या सहूलतकार बने, या वो उनके केसेस नैब हैं, कोर्ट्स हैं,
FIA किस हद तक आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के कंट्रोल में है। उसके अलावा बाकी जितनी एजेंसीज हैं, अब पंजाब एंटी करप्शन है, हुसैन असगर साहब हैं, आप समझते हैं कि वो बंदा किसी के असर रसूख में आकर काम करेगा? पंजाब हुकूमत किसकी है? हमारी। इसके बावजूद वो मैं समझता हूँ मेरिट पे काम करेगा। मैं आपको FIA काम कर रही है। इससे पहले भी लोगों के साथ विक्टिमाइजेशन भी होती रही है, लोगों से पार्टियां भी चेंज करवाई जाती रही हैं नैब के ज़रिए, नई पार्टियां बनाई भी जाती रही हैं नैब के ज़रिए। ये भी होता रहा है इस मुल्क में और लोगों ने किया है और लोगों के साथ हुआ है। आज वो कोई प्रैक्टिस हो रही है, कर लेंगे, बंदे को जरूरत पेश आई तो वो भी कर किसी लेंगे। बंदे को नैब मैं आपको एक शेख रशीद का बयान सुनाता हूँ। मैं देखिए, शेख साहब की अपनी पार्टी है, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। वो इत्तेहादी जरूर है PTI के, आपके वज़ीर रेलवे उनका उनकी सियासत का एक अपना अभी तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनने वाले थे, पता नहीं दरमियान में काम हो गया। बयान शेख रशीद साहब का सुनाएगा जी, बड़ा अच्छा बयान है, बयान सुनते हैं। शेख रशीद साहब का बयान सुनाइएगा, खुर्रम साहब से उसका जवाब लेते हैं, दिखाइएगा। नवाज शरीफ साहब एक NRO ढूंढ रहे हैं मरियम बीबी के लिए, लेकिन आसफ जरदारी की कोई दिलचस्पी नहीं है कि बिलावल को NRO मिले। मार्च से पहले पहले इनका झाड़ू फिर जाएगा और ये सारे बदमाश लुटेरे अगर अब बच गए तो फिर अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पे रहम करे। सारे बदमाश लुटेरे अब बच गए तो फिर पता नहीं क्या होगा पाकिस्तान का। और मरियम नवाज के लिए नवाज शरीफ साहब NRO ढूंढ रहे हैं। मलिक साहब, मौजूदा हुकूमत जो है वो उल्टे पैरों चलते हुए पाकिस्तान को फॉशिज़म की तरफ ले जा रहे हैं। और अगर फॉशिज़म, कुछ मेरे दोस्त एतराज़ करें तो अंग्रेज़ी में कहते हैं इलिबरल डेमोक्रेसी, कि एक ऐसी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है जो गालिबन शेख रशीद साहब भी और मेरे भाई फ़ाज़ल वज़ीर इत्तलात भी और कल फ़ाज़ल वज़ीर पानी ने भी इस तरह की गुफ्तगू फरमाई है। इनको इल्म नजूम है कि ये होने जा रहा है, या ये किस मेंबर पर बैठ कर लोगों को लुटेरा और डाकू डिक्लेयर कर रहे हैं? क्योंकि या तो नैब खुद मुख्तार है या नहीं है, इस बीच दरमियान में कोई चीज़ नहीं है। आपके ख्याल में है या नहीं है? जी, इस वक्त तो हमें ये लग रहा है कि अगर नैब खुद मुख्तार नहीं है और नैब के चेयरमैन के पास जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन को मतून करने के लिए। आपको क्यों लगता है कि नैब खुद मुख्तार नहीं है? जी, इसलिए देखिए ना जी, एक तो चेयरमैन नैब साहब को नहीं जाना चाहिए था। वज़ीर आज़म चूँकि खुद एक्यूज्ड हैं हेलीकॉप्टर केस में, एक एक्यूज्ड प्राइम मिनिस्टर के पास उनको खुदा जाने वो क्यों गए। और उसके बाद जो है वज़राए, जो हमारे फाजल वज़रा हैं, वो बार बार जाके नैब चेयरमैन के पास जाते हैं। आपको पता है अपोजिशन पार्टीज की जानिब से शाहिद खाकान ने, आपने भी हमने खत लिखा और उन्होंने आज आपकी दावत कबूल करते हुए उन्होंने कहा कि आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। तो फिर तो आप लोगों से शाहिद खाकान के ऊपर LNG का केस है। जी जी, बाकी मेरे ख्याल में उनको नहीं जाना चाहिए, उनको किसी, फिर आप लोगों से नहीं मिलना चाहिए उन्हें। नहीं, उन्हें नहीं, ये तो उनकी सवाबदीद के ऊपर है कि वो क्या करना है। सवाबदीद पे मिले नहीं, मिलना नहीं चाहिए। हमने जो एहतमाम हुज्जत किया, क्योंकि ये जो यक तरफा हमने इस लफ्ज़ इस्तेमाल किया आज, इर्रेशनल, सेलेक्टिव और बायस्ड अप्रोच है। आपने खत में क्या लिखा था? यही लिखा था हमने, ये इर्रेशनल, सेलेक्टिव और बायस्ड, तो हमने लिखा है कि इसको इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर हरासमेंट एंड विक्टिमाइजेशन ऑफ द ऑपोजिशन। अब ये जो मामला है, ये इसकी वजह ये है कि 75 दिन से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ हिरासत में है, 62 दिन नैब के हुकूमत खाने में, 13 दिन अब जुडिशल में। एक कागज का टुकड़ा सबूत का ये पेश नहीं कर सके अदालत में कि जी ये करप्शन का इल्जाम है। कहते हैं जी रेफरेंस को बन रहा है, जब रेफरेंस बनेगा, लेकिन 75 दिन उस शख्स को अकूबत खाने में रखने की वजह क्या है, क्यों रखा है? मैं इसकी तरफ आता हूँ। ये नहीं, ये बड़ा नामुनासिब है बंदे को अंदर डाल के आप सबूत ढूंढते। लेकिन आपने अभी एक जुमला इस्तेमाल किया बड़े अच्छे लफ्ज़ से। नहीं, इन्होंने कहा कि इनको इल्मे नजूम है कि ये बता रहे हैं कि अंदर जाने वाला है। आसिफ अली जरदारी साहब के पास कौन सा इल्मे नजूम है कि उन्होंने कहा कि ये हुकूमत जाने वाली है और ये काम ख़त्म होने वाला है और इनको गिरा देना है और ये कर देना है? देखिए ना, वही तो बात है, जब वज़रा बात करते हैं जिनके पास वफाकी हुकूमत के और पंजाब हुकूमत के दर्जनों डिपार्टमेंट्स उनके कंट्रोल में हैं, उसकी बात फ़र्क है। अपोजिशन की बात कहना है कि जी हम इनको गिरा देंगे, हम इनके खिलाफ हैं, ये हुकूमत नहीं चलने देंगे। अपोजिशन तो ऐसी बातें करेगी, लेकिन देखें ना, वही बात है। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान, क्या जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की कोई मुलाकात का बंदोबस्त किया जा रहा है? जी, अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है। जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान क्या तय हुआ?
जी अभी तक कोई तय नहीं हुआ है। वो कल जब हम वॉकआउट कर रहे थे तो हमने मुश्तरका वॉकआउट किया साद रफीक साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर ना इशू होने के। कोई आपस में उनसे स्ट्रेटजी डिस्कस हुई है? अभी तक कोई नहीं हुई, लेकिन ये है कि देखिए ऐसे इश्यूज के ऊपर, प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर, नैब की जो वन साइडेड कार्रवाई है उसके ऊपर एक इत्तेफाक मौजूद है। क्या इस बात का इम्कान मौजूद है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात हो? जी इम्कान हमेशा मौजूद रहेगा, क्योंकि कब तक? ये मैं नहीं, यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एक्चुअली। अपोजिशन के पास टाइम नहीं है। अगर आप स्ट्रेटेजाइज नहीं करेंगे तो आप पहले ही तितर बितर हैं और कमजोर पड़ जाएंगे। नहीं देखें ना जी, रनिंग आउट ऑफ टाइम, यही इसी फॉशिस्ट एटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ कि जी बिकॉज इट्स कमिंग, आपको गिरफ्तारी आ रही है, आपकी ज़्यादा जल्दी जल्दी मिल जाए, जल्दी जल्दी कोई स्ट्रेटजी बना लें, ऐसी बात नहीं है। इस हुकूमत देखें ना, बजाय ये कि हुकूमत जो है 120 दिन कानून साजी करती है, ये तो इल्जाम साजी करते रहे, अभी भी इल्जाम साजी कर रहे हैं। बहुत ही कमजोरी का और गैर सियासी तदब्बुर का मैं कहूँगा कि वो मुजाहरा किया है कि बहुत सारे ऐसे मामला थे जहाँ आपके पास अपॉर्चुनिटी थी। लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब था और ऐसे इलेक्शन थे, आप ये किधर हो जाता था, कभी शहबाज पे इतराज, कभी नवाज पे इतराज, कभी जरदारी पे इतराज। ये तो आप लोग डिसाइड, यही चीज़ माने है ना, क्योंकि 3 रियासत के आला तरीन मुंतखब ओहदों के इंतखाब के ऊपर, चेयरमैन सेनेट, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये तो आप उनसे पूछे, आई थिंक उनके नुमाइंदे मौजूद हैं, वो बताएंगे क्यों नहीं किया। खासतौर पे जो बलोचिस्तान की गवर्नमेंट गिराने का मामला था और सेनेट चेयरमैन का, वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। नहीं, शहबाज शरीफ के ऊपर जो बैकआउट था उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट। जी तो वो अब ये जवाब देंगे कि जी अब वो वही शहबाज शरीफ जो है जिसको कहते थे कि जी हम बिल्कुल नहीं इसको सपोर्ट करेंगे, कल बड़ी खुशी से हाथ मिला रहे थे। कल खुशी से हाथ मिलाए शहबाज शरीफ? जी जी मैं वहाँ बिल्कुल उनके साथ। तो शहबाज साहब ने भी खुशी से हाथ मिलाया? जी उन्होंने तो, वो गुजर रहे थे तो उन्होंने मिला लिया। शहबाज साहब खुश नहीं थे? नहीं, शहबाज साहब की ख्वाहिश होगी, खुर्रम साहब की बात लग रहा है जरदारी साहब ने जबरदस्ती हाथ, कोई जबरदस्ती हाथ नहीं मिलाया। खुर्रम साहब की बात से दोनों ने एक दूसरे के सामने वो आए, उन्होंने कहा कि हमने, शहबाज साहब खुशी से मिले, शहबाज साहब ने उनको कहा कि हमने वॉकआउट करना, आप आए वॉकआउट करो, वॉकआउट खुशी से नहीं मिले? खुशी से मिले, खुशी से मिले। वो पेट फाड़ने की और लाहौर की सड़कों पे बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखिए ये हुकूमत जो है सिर्फ इम्तियाज हाउस ऑफ कार्ड्स के, ये हाउस ऑफ कार्ड्स है, 4 या 5 लोग चाहिए, कोई एक रीजनल पार्टी स्विच करे तो ये हुकूमत गिर जाती है। आप इनकी पार्टी स्विच अपने बंदे संभालने की पोजीशन में आप नहीं है। तो देखें ना, यही बात है। कल फाजिल वज़ीर पानी ने फरमाया इल्म नजूम का मुजाहरा करते हुए, सारे इल्म नजूम के माहिर हैं कि जी मुस्लिम लीग नून के टुकड़े होने वाले हैं, उनको बेहतर मालूम। इम्तियाज शेख साहब, आपकी जानिब आ रहा हूँ, पहले तो आप ये फरमा दीजिए कि वो इल्म नजूम क्या है जो ये बताता है कि ये हुकूमत जाने वाली है? देखें जी, ये जो इल्म नजूम की बात नहीं है, ये तो एक सियासतदान चीज़ें देख के, हालात देख के और हुकूमत की कारकर्दगी देख के अंदाज़ा कर सकता है, और कभी सही होता है कभी सही नहीं भी होता। लेकिन क्योंकि जो भी मतलब पिछले 4 माह से इस हुकूमत की कारकर्दगी रही है, उनके वज़रा का जो रवैया रहा है जमहूरियत के लिए, असम्बली में जो उनके बातें या उनके बयानात हैं, और जो मुल्क के जो मसाइल खड़े कर दिए गए हैं, चाहे वो मुआशी मसाइल हो, डॉलर का रेट देख लें, गैस, महंगाई, पेट्रोल, मतलब हर तरीके से जो भी फील्ड है पाकिस्तान की इम्पोर्टेंट, जहाँ लोगों पर असर पड़ता है, उसमें उनकी कारकर्दगी देख लें। और उनके वज़रा का इस तरह फ्रस्ट्रेट होना, ये तो फर्स्ट टाइम देखा हमने कि वज़ीर फ्रस्ट्रेट हो गए और इस तरह की बयानात दे रहे हैं कि मतलब जेल में डाल देंगे, बंद कर देंगे, वो जेल में चला जाएगा। इल्म नजूम तो उनके पास है ना, तो उनसे भी ज़रूर पूछा जाए कि ये मतलब क्या की स्पीचेस हैं, उनका कहते हैं कि फलां जेल में जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा की बजाय जो वो तो किसी और पे निकल रहा है। वो तो हमने देखा, वो कह रहे थे कि 3 साल वालों को किसने इख्तियार दिया है कि पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करें। तो वो एक ही जुमले के अंदर वो जस्टिस को भी हिट कर रहे थे और वो 3 साल वालों को भी हिट कर रहे थे। बड़ा इंपॉर्टेंट उनका सेंटेंस है, और माजी में उनकी जो कॉस्ट थी वो बड़ी भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी थी। आपको लगा नहीं बड़ा दबाव नजर आया इसके अंदर, या बड़ा सख्त रद्दमल नजर आया उनके जुमलों के अंदर? 2 इदारों की तरफ रद्दमल था। सियासत में जी देखें, इस तरह के सियासत में इस तरह के बयानात होते रहते हैं। ना उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात की, ना जजों के ख़िलाफ़ कोई बात की। उन्होंने एक चीज़ ज़रूर कही, अपने इदारों के लिए कहा कि इदारे अपने अपने हद में रह के काम करें, अपने अपने इख्तियारात तजावुज़ न करें, अपनी लाइन तजावुज़ न करें। वो तो मतलब सब कहते हैं, आप भी कहेंगे, जो हमारे साथ दोस्त बैठे हैं वो भी यही बात करेंगे कि इदारों को अपने अपने मतलब लिमिट में रह के जो भी उनके अल्फाज में जिनके अंदर आप ये जुमले को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जुमला उससे ज़्यादा भारी था। जब आज से 2-3 साल पहले उन्होंने ये बोला था कि तुम 3 साल के लिए आए हो, हमने हमेशा रहना है, ईंट से ईंट बजा देंगे, तो उसके बाद वो पाकिस्तान ही नहीं थे रह पाए।
और नवाज शरीफ साहब जिनके साथ उनकी मुलाकात के इम्कानात को पाकिस्तान वापस आने के लिए जिस तरीके से आए थे, मुझे पूरी तफसील भी पता है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। मीटिंग तय थी, उन्होंने इनकार कर दिया था मुलाकात से। अब देखें जी ये तो सियासत में इस तरह होता है, कभी कोई किससे मिलता है, कभी कोई इनकार करता है, ठीक है। ये तो वक्त की बात होती है। फिर जब वक्त की नज़ाकत और वक्त की चीज़ें और ज़रूरतें होती हैं सियासत में, फिर सब मिलते हैं आपस में। ये मुस्लिम लीग देख लें, पीपल्स पार्टी देख लें, तहरीक इंसाफ को देख लें ना। तहरीक इंसाफ भी तो मिली थी ना हमसे, सेनेट के चेयरमैनशिप पे हमसे हुई ना, उनकी अपना मुफाहमत हुई ना उनसे। तो ये तो मतलब वक्त के साथ और ज़रूरतों के साथ और जो भी पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट उसके बुनियाद पर ये मुआहदे बनते हैं और चीज़ें बनती हैं। क्यों मिले थे तहरीक इंसाफ के साथ? कोई लॉजिकल रीजन देंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे कि आपके ऊपर तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, आपको पकड़ के वो जेल में डालने का इरादा रखते हैं, तो आप क्यों उनके साथ मिले? देखें जी, जरदारी साहब पे मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी इस वक्त FIR जरूर कटी है, लेकिन उस पर कोई भी केस नहीं है ना। कहते हैं FIR कटी है और कोई केस नहीं है। FIR ही तो पहला स्टेप होता है। एक ऐसी देखें जी, एक FIR में फिर जो मर्जी डाल दें लोगों पे। इस तरह भुट्टो साहब पर भी मर्डर का FIR दर्ज हो गई थी। मतलब देखें इस तरह बेनज़ीर साहबा पे FIR हुई, बाकी लीडरशिप पे भी होती रहती है। मतलब देखें FIR दाखिल करना मुतनाज़ा फैसला हो, उन्होंने दाखिल कर दी, लेकिन केस तो साबित हो, कोई चालान तो हो, कोई रेफरेंस तो हो। अभी तक तो कोई रिपोर्ट ही जब नहीं गई तो सिर्फ आप इम्तियाज शेख साहब, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो नहीं हो सकता ना केस। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप तहरीक इंसाफ से मिले क्यों? देखें जी, पॉलिटिक्स में मैंने कहा कि पॉलिटिक्स में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामने भी होती हैं, बिहाइंड द सीन्स भी होती हैं, उस पर बातचीत होती है और किसी वजह से मिल गए। और पॉलिटिक्स में ये बहुत दफा मुस्लिम लीग से भी इस तरह मिले। फिर क्या आप वजाहत करेंगे किस वजह से आप नून लीग से नहीं मिले और तहरीक इंसाफ के साथ मिले, उसकी वजाहत करेंगे? तहरीक इंसाफ से पूछ लेना जी, वो क्यों मिले हमसे आके, वो क्यों मिले? तहरीक इंसाफ से पूछे, इल्ज़ाम तो हमें तहरीक इंसाफ लगाती है ना हम पे, फिर वो भी हमसे आके मिले। ये तो फिर बोथ वेज था ना जी। सिर्फ पीपल्स पार्टी पे क्यों वो करते हैं? पीपल्स पार्टी थी और पावर के लिए मतलब देखिए मैं शेख साहब को रेस्क्यू करता हूं। बात तो मतलब ज्यादा तो बोझ और ज्यादा जिम्मेदारी तो तहरीक इंसाफ पर है। पॉलिटिक्स में जो होता है ना, पॉलिटिकल डायलॉग कभी ख़त्म नहीं होता। हट दरमी से कभी सियासत नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी से सियासत होती है हमेशा। और मैं समझता हूँ किसी वक्त भी पॉलिटिक्स में कोई पत्ता खेला जा सकता है और सियासत का पासा पलटा जा सकता है। या पासा ठीक होता है या गलत होता है। सर, पासा पलटना तब होता है कि अगर आप बेनिफिट कर रहे हो। अब मेरी बात, अगर आप विक्टिम मान रहे हो फिर आप बेनिफिट नहीं कर रहे। देखिए, आप इस वक्त मुल्क चलाना है आपने। मुल्क इस क्राइसिस में है, जो इस मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो इकनॉमिक सिचुएशन है, जो हमारी डेमोक्रेसी कमज़ोर जमहूरियत है, अभी मजबूत जमहूरियत नहीं है। हम ट्रांजिशनल फेज़ में हैं और सियासत में अच्छे लोग भी हैं और बड़े बड़े लुटेरे भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। पीपल्स पार्टी ने आपको क्यों सपोर्ट किया था? देखिए, पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया था, पीपल्स पार्टी ने और PTI ने इकट्ठे मिल के चेयरमैन बनाया। इसके पीछे असल स्टोरी, बड़ी स्टोरीज होंगी। मैं भी कुछ का आई विटनेस हूँ। मेरे ख्याल में मजबूरियाँ होती हैं, कई दफ़ा सपोर्ट करना भी पड़ता है। और मजबूरियों के बाद सपोर्ट किया। बिलावल भुट्टो साहब नहीं चाहते थे और जरदारी साहब ने कहा कि हमें मिल के चेयरमैन बनाना चाहिए। वो सलीम मंडी वाला को बनाना चाहते थे, फिर तो बिलावल साहब रज़ा रब्बानी को बनाना चाहते थे। रज़ा रब्बानी को डंप किया। ये मैं आपको सीधा बता दूँ, ये उस वक्त मैं पीपल्स पार्टी में था, हम सारे लोग चाहते थे कि रज़ा रब्बानी साहब चेयरमैन। तो मजबूरियों के बायस तो हो जाता है, मजबूरियों के बायस जरदारी साहब ने, जिस पे हम भी इनको सपोर्ट करने के लिए देखें। कंप्रोमाइजेज तो पीपल्स पार्टी ने बड़े किए हैं और कंप्रोमाइज़ की वजह से आज इस लेवल पे पहुंचे, ये हकीकत है। ये रास्ता उन्होंने दिया अपनी जान बचाने के लिए। अच्छा, ये मैं नहीं इस पे कमेंट्स करना चाहता क्योंकि मैं उस मीटिंग में था, तो अंदर की बात ये मेरा अब ये डिसऑनेस्टी बनती है। जी, दो अब मैं बात कर लूँ खुरम साहब, एक मिनट। खुरम साहब ने जो बात की ना, एक लिबरल होने की, डेमोक्रेसी जो है लिबरल नहीं है, ये बड़ी फाशिज्म है। खुरम साहब, उसामा बिन लादेन को भी लोग नहीं भूले, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद भी बना, सैफुर रहमान का एहतसाब कमीशन भी लोगों को याद है, जुडिशरी। उसामा बिन लादेन का क्यों तज़किरा किया? वो जो फंडिंग की थी उस वक्त इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के लिए, मुस्लिम लीग को जितवाने के लिए, IGI जो बनी थी, जो बीबी शहीद बीबी के खिलाफ, ऑन द रिकॉर्ड बात है, चेक कर ले।
कहाँ पे है रिकॉर्ड इसका? ये आप चेक कर लें जरा, जरूर चेक करें। इल्जाम साजी शुरू अच्छा, मैं अगर गलत, ये 90 में ये आप चेक कर लें, 90 में या 93 अगर गलत हुई बात, ये पुरानी रिकॉर्ड अखबार में उठाकर देख लें। कब फंडिंग हुई थी? 88 अदम एतमाद की बात मैं कर रहा हूँ, जब नो कॉन्फिडेंस बीबी के खिलाफ जब 88 की गवर्नमेंट में नो कॉन्फिडेंस आया था, उस वक्त उसामा बिन लादेन ने फंडिंग की। उस वक्त भी उसामा बिन लादेन ने कितने पैसे लगाए थे पता नहीं, अब ये चेक कर लें, मैं थोड़ा सा पुराने अखबारात देख लें, हिस्ट्री पढ़ लें, आपको नजर आ जाएगी, किताबें भरी पड़ी हैं। देखें वो चीजें मैंने पढ़ी हुई हैं। अच्छा, मैं तो सबूत मांग रहा हूँ। नहीं, सबूत देखे, कोई उसका रिबटल आया आज तक? कोई सबूत भी तो कोई नहीं है। आप एक इल्जाम लगाते हैं, उसकी तरदीद कोई ना आए, फिर आप कहें कि हम आप तो नजरियाती हैं, कभी आपको खुद तालिबान, तो आपने रेहाम खां की किताब की भी नहीं। अच्छा देखिए, अब मैं बताता हूँ, वो चीज़ें वो हकीकत होती है, वो हिस्ट्री का हिस्सा है। फाशिज्म की सियासत जो शहीद मोहतरमा के साथ इन लोगों ने जो किया था, जो तनकीद जिस किस्म की पम्फलेट से लेकर, ये सारी सियासत के मूजब ये लोग हैं। वो जिन्होंने की थी, अभी भी वो बैठ के न्यूयॉर्क में, मेरी बात सुने, वो सारे मूजब ये लोग हैं, सारे ये रास्ते इनके बनाए हुए हैं। आज ये फाशिज्म इनको याद आ गया। भाई आज तो आप सियासत ठीक करें, आज आप जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ चले, आज आप नैब के अमेंडमेंट की तरफ चलें, जजेस की अपॉइंटमेंट की तरफ चलें। आपकी हुकूमत है, आपने देखिए, हुकूमत हमारी अपोजिशन पार्लियामेंट का हिस्सा होती है, अपोजिशन ने जमहूरियत को चलाना होता है। आज तो अनडेमोक्रेटिक एटीट्यूड तो इनका हो गया है, जो पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे, जो 2 वजीरों के बरूने मेहनत कह रहे हैं जी अब पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे जी, 2 वजीरों ने बयान दिया है। भाई पार्लियामेंट एक कलेक्टिव विजडम होता है पार्लियामेंट का। ये डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में अपोजिशन का किरदार उतना ही होता है जितना हुकूमतों का होता है। दो चीजें हो गई। ये तो कभी इस तरह हुआ है कि 4 महीने से आपने पार्लियामेंट को जैम किया हुआ है, बाप को ऊपर बनाओ चेयरमैन, बेटे को नीचे बनाओ चेयरमैन, कभी इस तरह भी हुआ है। और खुद इनकी अपनी देखें लिबरल, इन्होंने आज तक पंजाब असेंबली में प्रोडक्शन ऑर्डर का कानून ही नहीं है। इनका लिबरलिज्म देखे, हमारा लिबरलिज्म, ये पंजाब का, बता देता अब ये रिकॉर्ड उठाकर देखें, ये चीजें देखें। खुरम साहब 2 चीजें बताइए। जी जी, एक तो रजा रबानी के ऊपर बैक ट्रैकिंग क्यों हुई? क्यों रास्ता चाहिए था जरदारी साहब को, जिसकी वजह से उन्होंने रजा रबानी को हटाया और मौका दे दिया? क्यों रास्ता दिया उन्होंने? कुछ इसकी वजह है? उनका रास्ता, जहाँ तक मैं समझ पाया, मैं तो क्या सराई कर सकता हूँ, मैं अपने भाई की तरह उन मीटिंगों में मौजूद नहीं था। या आप पब्लिकली ऑफर कर चुके थे ना सपोर्ट, हम रजा को सपोर्ट करेंगे। इन्होंने भी पत्ता खेला था। दो चीजें थी, नहीं पत्ता खेला था, वो सीरियस, इन्होंने एक सीरियस ये भी नहीं थे। अगर सीरियस होते तो रजा रबानी का नाम ये पब्लिश ना होता, पब्लिक ना होता। ऐसी चीजें बैकडोर डेवलप होती है। देखिए 2 वजह, क्यों रास्ता दिया? मैं रास्ता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सिंध की गवर्नमेंट बचाना चाहते थे, और दूसरी तरफ उनकी सिंध की हुकूमत गिरने वाली थी, उनके पास वाज़ेह मेजॉरिटी है। 2018 में दोबारा लेना चाहते थे, जिस तरह पंजाब में एक हाइस्ट हुआ इलेक्शन में, उससे वो बच गए और उनको हुकूमत आ गई। दूसरा ये है कि पीटीआई और जिन्होंने बलूचिस्तान की हुकूमत बदली, वो मुस्लिम लीग नून को सेनेट में मेजॉरिटी डिनाई करना चाहते थे। उसी लिए ही वो बलूचिस्तान की हुकूमत जो है जनवरी 2018 में वो बदली गई, और हमने उसका नतीजा देखा कि तो लीडर ऑफ द हाउस के इलेक्शन के वक्त ये तो उस वक्त तो अलमिया दरपेश नहीं था कि हुकूमत किसकी जा रही है और किसकी आ रही है। उस वक्त तो इलेक्शन में देखिए ना जी, मुस्तकिल क्वेश्चंस की तलाश थी कि शायद इस तरह जो है वो हमारी बचत हो जाए, और इस तरह क्वेश्चन से क्या करना, किस चीज से बचना, एहतसाब के खिलाफ क्वेश्चन, एहतसाब से बचना। हाँ, एहतसाब तो भाई ये मामला जो है, इसलिए वो पर्सनल एजेंडे के ऊपर सबको डंप इसलिए किया, सबको डंप इसलिए किया कि वो एहतसाब से बच जाए। नहीं देखिए, तो बच गए, उससे नहीं बचे ना, यही तो बात। और ये सबक जो है, एक सबक नवाज शरीफ और शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने, जो पिछला तमाम जिसका जिक्र मेरे भाई ने किया, वो चूंकि उस दलदल में दबे हुए उसामा की वजाहत लेनी है, उसामा बिन लादेन मैं बिल्कुल आउटराइट बात यह है कि चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में उस चैप्टर को कोशिश की कि बंद किया जाए। उसामा बिन लादेन बंद नहीं किया आपने जी, आई डिनाई कंप्लीटली, मुझे इस बारे में ना ही कोई नॉलेज है। इन्होंने इल्जाम लगाया, उसामा बिन लादेन का रोल था या नहीं था? बिल्कुल कोई रोल नहीं था, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। मुझे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केसेस चले थे, आपको मालूम है, एक वो आईएसआई के कोई ऑफिसर थे जिनका कोई असैसिनेट हो गए थे, उन केसेस में भी ये बात आती रही थी कि बात तो चलती रहेगी ना, बात 4 साल 35 पंक्चरों की चली, और पता चला कि सियासी बयान था। 200 अरब डॉलर की पता नहीं 15 साल से बात चल रही है। नहीं, ये तो आपकी हुकूमत ने खुद से शुरू वो भी सियासी बयान था। बात यही है कि हमें तो फैक्ट्स के ऊपर चलना है।
अभी जो सिचुएशन दरपेश है वो यही है कि एक हुकूमत जो मैनेज नहीं कर पा रही, अब उनकी बेतदबीरी और नाअहली जो है वो इस हद तक पहुंच गई है कि बहुत सारे इश्यूज को जिसे हमने मैनेज किया था वो सिर्फ एक इशू में आकर फंस गए हैं। और उन्होंने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस तो पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था। क्या हुआ कि जी इधर आके जो है जब बहुत कुछ ठीक हो गया इस मुल्क में तो उसके बावजूद जो है कह रहे हैं कि क्राइसिस है। तो इशू ये है कि इससे जो इल्जाम साजी से ये अपनी नाहली को छुपाना चाहते हैं, या लाइलमी से या इल्जाम साजी से। दो ही चीजें हैं कि जी इमरान खान साहब ने फरमा दिया कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि डॉलर 10 रुपए कैसे बढ़ गया या 8 रुपए कैसे बढ़ गया। पॉलिटिक्स जेन्युइन डेमोक्रेसी की तरफ चले, आप चले ना, हम तैयार हैं। बात करते हैं जिस दलदल हम तैयार हैं, जिस वैल्यूज की नॉर्म्स की बात करते हैं, भाई आप अभी भी उससे पीछा नहीं छुड़ा रहे। लोग तो कहते हैं ना जी आपने एनआरओ मांगा, ये एक परसेप्शन होते हैं कि आपने कोई इलेक्शन, जनरल जिलानी से लेकर जनरल एहतशाम ज़मीर तक का सफर जो है आज तक, फिर ये यूनिफिकेशन ब्लॉक जो काफ लीग में आपने बनाया, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद, मोहतरमा के बाद बना। जजेस की अपॉइंटमेंट पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद आप पीछे हटे, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद आप पीछे हटे। मेरी बात सुनिए ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी देर पंजाब हुकूमत के अंदर रही? नहीं रही, आपने खुद निकाल दिया। कितनी देर रही? कभी इस तरह में हुआ है? 3 साल रही। इतना शुतर बेमहार एक इख्तिदार 3 साल रही। मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा, हम पहली दफा मैंने देखा कि पीपल पार्टी कह रही थी कि हम नहीं निकलेंगे, कहा निकलो, इसको निकालो। इतने फाशिज्म इनका एटीट्यूड था। इम्तियाज जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया कि मैं इस लफ्ज के खिलाफ हूं। इम्तियाज शेख साहब क्या इलिबरल डेमोक्रेसी कह लेते चलो इलिबरल कह रहे हैं आप, या इम्तियाज साहब को गुफ्तगू में शामिल फाउंड्री डेमोक्रेसी कह लें या फाउंडर कह लें, या इम्तियाज शेख साहब क्या खदशा मौजूद है कि जरदारी साहब को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया जाए? मैं तो समझा जी मुझे आप भूल ही गए इधर, और हमारे दोनों भाई आप बिजी हो गए ज़्यादा बात करने में। लेकिन जी मैं तो सबसे पहले हैरान हूँ, वो चंद साहब पीपल्स पार्टी को डिफेंड कर रहे थे जनाब अली। चलें जी, बड़ी मेहरबानी आप। मैं हिस्ट्री की बात कर रहा था, हिस्ट्री को गलत नहीं किया। मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब जरदारी साहब पर अभी केस कौन सा है, उन पर कौन सी गवाही है, कौन सा उनका नाम आया है, कौन सी उनकी ट्रांजैक्शन आई है। और ये पीपल्स पार्टी पे कोई नई बात नहीं है कि केसेस और एफआईआर बनना, ये मतलब हर दौर में बनते आ रहे हैं। चंद साहब को ज़्यादा पता है, चंद साहब तो मतलब रहे हैं, हमारे साथी रहे हैं, तो उनको भी पता है कि ये मतलब किस तरीके से मतलब केसेस बनते हैं, किस तरीके से उनको सज़ाएं होती हैं, किस तरीके से जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद के साथ हुआ, मोहतरमा के साथ हुआ, इससे और बहुत सी पूरी लीडरशिप हमारी ये केसेस फेस करती आई है। और जरदारी साहब 11 साल जेल खा चुके हैं, उसके बाद भी उन पर कोई केस साबित नहीं हो सका। इम्तियाज शेख साहब अभी आपने जो गुफ्तगू सुनी इस्लामाबाद में, दोनों हमारे मेहमानों ने बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहा, और खुर्रम साहब ने भी इसकी बड़ी वजाहत फरमाई कि आप एहतसाब से बचने की खातिर पीछे हटते रहे, तो वो तो आप बचे नहीं उसमें। मनी लॉन्ड्रिंग का केस FIA वाली रिपोर्ट लेके सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कोई ना कोई ऑर्डर पास करना है, और यहाँ चर्चा ज़्यादा यही है कि आपके ख़िलाफ़ फैसला जा सकता है, क्योंकि उसमें वो कहते हैं कोई 82 बिलियन की ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स वो हासिल कर चुके हैं। अगर जरदारी साहब के ऊपर वो मूव करते हैं, पार्टी का रद्दअमल क्या होगा? ये खदशात आपके हैं अंदर के नहीं मौजूद? मैं पहले तो आपसे मैं बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। ये पूरे मफरूज़ों की कहानी है कि जरदारी साहब के ख़िलाफ़ ये कोई ट्रांजैक्शंस कोई साबित हुई हैं, या जरदारी साहब के ख़िलाफ़ कोई सुप्रीम कोर्ट में वो लेकर गए। एक केस की तफ्तीश हो रही है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप हर वक्त जब भी बुलाया गया वो गए, नैब में भी गए, FIA में भी गए, कोर्टों में भी जा रहे हैं, और वो मुसलसल ख़ुद को पेश कर रहे हैं एहतसाब के लिए। न एहतसाब से कभी डरे हैं, न एहतसाब से कभी भागे हैं। सर, और डरने का तो सवाल ही नहीं है, मतलब अभी रिपोर्ट भागने का भी सवाल नहीं और डरने का भी सवाल नहीं। शहबाज शरीफ जाके नैब लाहौर में पेश हो रहे थे, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया साहब। रिपोर्ट गई नहीं है तो आपको कैसे मालूम हुआ कि जरदारी के खिलाफ रिपोर्ट जारी है? सर, JIT की रिपोर्ट तो मतलब फिर हर किसी के पास JIT की रिपोर्ट जो है वो रेगुलरली जो उसके अपडेट्स हैं वो FIA वाले तफ्तीश करके सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवा रहे हैं, और जो रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं उनके पास कॉपीज तक दस्तयाब होती हैं, जो हम यहाँ खबरों में पढ़ के लोगों को दिखाते हैं। आप और उसकी कॉपीज भी दस्तयाब होती हैं। के दिखा दें जिसमें जरदारी साहब का नाम हो कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है या उनके अकाउंट से गए। सर, अगली पेशी लग ले, शायद 24 को अगली पेशी जाहिर हुआ था, उसके बाद कोई उनका अकाउंट नहीं है। 24 को लग ले। मतलब ये सिर्फ मफरूजों पे कहानियां हैं। करोड़ 1 की हो या 2 करोड़ की हो या 100 करोड़ की हो, आ जाए शेख साहब, करोड़ 1 को 200 मैं उसकी क्वालिफाई नहीं कर रहा उसके बाद
देखें जी, आपने मतलब बिल्कुल ही तय कर लिया है कि रिपोर्ट FIA ने आपको दिखा दी है, रिपोर्ट उनके खिलाफ आ गई है। रिपोर्ट अभी आई तो नहीं है ना, अभी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट आएगी तो उसको भी फेस करेंगे, उसको भी मुंह देंगे। और मतलब ये नहीं है कि उसको कोई भाग रहे हैं या कोई हम एहतसाब से पीछे हट रहे हैं, ना पीछे हटे हैं पहले, ना हटेंगे, ना डरे हैं। पहले भी तो जेल 11 साल जेल में क्या साबित हुआ? नदीम मलिक साहब आप तो मुझे बताएं ना, शेख साहब कितने केसेस थे? मेरे ख्याल में जो 11 साल आसिफ अली जरदारी को जेल में डाल के रखा गया, बहुत ज्यादती की गई उनके साथ। मैं तो कहता हूं जब तक कोई केस के पक्के सबूत ना हो हाथ ही नहीं डालना चाहिए उनके साथ। हमारी मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो 80-82 अरब की नोटिस दिया गया, 80-82 अरब की जो इल्ज़ाम है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो दुरुस्त है या गलत है, वो साबित करना मेरा काम नहीं है। मैं ना ये इल्ज़ाम आयद कर रहा हूँ, मैं तो आपका खदशा पूछ रहा हूँ कि आपको खदशा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए? बिल्कुल नहीं जी, हमें कोई खदशा नहीं है, लेकिन ये खदशा ज़रूर है कि ये हुकूमत जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे उतरी हुई है। उनके वज़रा के बयानात आप देख लें ना, वो वज़ीरों के बयान ऐसे हैं कि मतलब वो डिक्टेट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। लग रहा है कि नैब भी उनके कहने में है, बाकी इदारे भी उनके कहने में हैं, FIA भी उनके साथ, FIA तो है ही उनके साथ। तो मतलब उनके बयानों से मतलब एक तासुर उभर रहा है कि हुकूमत चाहती है कि उनको अंदर जेल में बंद कर दे। तो अब फिर तो आपने तस्दीक कर दी ना, लेकिन अभी क्या शेख साहब आपने फाइनली उस खदशे की कंफर्मेशन कर दी? मैं यही खदशा आपसे जानना चाह रहा था कि आपके अंदर ये खदशा मौजूद है, तो आपको खदशा मौजूद है कि तहरीक इंसाफ के वज़रा का इरादा ये पकड़ना चाहते हैं, ये पकड़ जरदारी साहब खुद अपने स्पीचेस में कह चुके हैं, बार बार कह रहे हैं जरूर खदशा है। हम तो कह रहे हैं कि हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। वो ज़रा कौन सी एजेंसी है यार, वो ज़रा कौन सी एजेंसी हो रही है? शेख साहब माशाल्लाह सीनियर ब्यूरोक्रेट और केसेस वो ज़रा कौन सी एजेंसी है कि वो ज़रा ने पकड़ना है? सर शेख रशीद साहब अपनी ज़ात में मुकम्मल एजेंसी है जो है। नैब देखिए मेरी बात, ईद से पहले कुर्बानी कर देते होते हैं। नैब नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिल के चेयरमैन नैब अपॉइंट किया है। अभी पुराना रूल्स चल रहे हैं, पुराना तरीक़ेकार चल रहे हैं, पुराने केसेस चल रहे हैं, कोई नया केस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो पुराने अपॉइंटी हैं। कोई एक आप जज सुप्रीम कोर्ट का बता दें जो PTI के दौर में अपॉइंट हुआ हो, पुराने जज। लेकिन उन्होंने कहा कि आपके वज़रा सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का इरादा रखते हैं, तो आप उन्हें पकड़ने का खदशा मौजूद है। ये जजेस अगर कोई हैं अच्छे जजेस हैं, FIA तो आपके अंडर है ना, FIA की रिपोर्ट की बुनियाद पे आप पकड़ सकते हैं। FIA एक पूरी JIT बनी है। या तो खुल के ये कहें कि फलां बंदे पे हमें इतराज़ है, उस बंदे को गवर्नमेंट ये अपना जाए ना, कोर्ट में जाए, हुकूमत में जाए, अब सामने एप्लीकेशन दें कि ये JIT में फलां बंदों पे हमें इतराज़ है, इस तरीक़ेकार पे हमें इतराज़ है, तो फिर तो बात बनती है। शेख साहब रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, बड़े मंजे हुए आदमी, पीपल्स पार्टी के पास किसी पार्टी के पास नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब को जब पनामा का ऑर्डर आ गया तो तब ख्याल आया कि JIT के इन दो बंदों के ऊपर इतराज़ करना चाहिए था। जरदारी साहब को भी जल्द ख्याल आ जाएगा। मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। खुर्रम साहब, आपकी हिकमत अमली क्या है? क्योंकि मुझे लगता यह है कि नून लीग वाले बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं। आप इतने कमज़ोर हैं नहीं, नंबर्स ठीक हैं आपके पास, लेकिन शायद शहबाज शरीफ साहब जो उनकी गिरफ्तारी है, मियाँ साहब पहले केसेस भुगत रहे हैं, जो सेकंड टियर है वो कमज़ोर पड़ गया, क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मलिक साहब। असल में अगरचे इस हुकूमत को आए हुए सिर्फ 120 दिन हुए, लगता है कि पता नहीं 4.5 साल हो गए हैं। इस किस्म की ख़राबी और तबाही हो गई है कि लगता है तो बहुत पता नहीं कितना अरसा हो गया। और पाकिस्तान, लेकिन आपकी हिकमत अमली को नज़र नहीं आई। नहीं, देखिए ना, यही तो बात है कि हिकमत अमली तो हुकूमत के भी इनिशियल दिन हैं, इनकी सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो ऑलरेडी, यही मैं कह रहा हूँ कि 4 महीने में इतना ज़्यादा बेड़ा गर्क कर दिया मुईशत का, मुआशरत का, पार्लिमान का, कि अब जो है वो आम तौर पे तो जो स्टैंडर्ड और तरीके का ये था कि 6 महीने हुकूमत को देखा जाता है, फिर उसके खिलाफ जो है वो बाकायदा कोई मूवमेंट हो या उसको जो एक कहते हैं ना सस्टेन्ड अपोजिशन जो है वो 6 महीने के, तो ये तो 4 महीने बाद ही खुद उसका भी मूवमेंट का तो सीन कोई ठीक है नहीं। तो अगर तो आपको पॉलिटिकल लेवल के ऊपर 3 दिसंबर को जो है अगर वज़ीर आज़म ने खुद मिड टर्म की बात करना शुरू कर दी, अभी 100 दिन हुए, बमुश्किल 100 दिन हुए थे, तो उन्होंने खुद ये सारी जो अनसर्टेनिटी है क्रिएट की है, और खुद जो है वो सारी अनसर्टेनिटी IMF के बारे में है कि IMF का मिशन जो है 20 नवंबर को आया, मैनेज नहीं हुआ, अब वो कहते हैं जनवरी में जाएगा, फरवरी में जाएगा। कौन से इशूज हैं, किस तरह ये मैनेज कर रहे हैं? सफ़ों में इत्तेहाद है जी, हमारी सफ़ों में बिल्कुल मुकम्मल इत्तेहाद है। मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर भी और शहबाज शरीफ के ऊपर भी इशू यही है, एज आई सेड, कि
डिमांड ये है कि इतने हालात खराब है, आप करते कुछ नहीं, हालांकि वक्त बहुत थोड़ा हुआ है। तहरीक इंसाफ के वुज़रा जो इशारे कर रहे हैं कि आपकी सफों में इत्तेहाद है नहीं तो मरियम बीबी को खामोश क्यों करवा दिया? इल्मे नजूम है ना, इल्मे नजूम से पूछे ना, आप पहले बता दें। आपने नहीं, मुझे तो नहीं पता, मेरा तो सवाल अगर इत्तेहाद है मैं यही तो हमजा बोल रहे हैं मरियम बीबी खामोश है जी। हमजा साहब ये कौन सी स्ट्रेटजी है? मुंतखब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। पब्लिक में तो पजीराई मरियम की ज्यादा है। मुंतखब लीडर, पॉपुलर एक्सेप्टेंस मरियम की थी। देखिए लेकिन ये आप बता ही दें कि मरियम क्यों चुप है? ये वो सिर्फ मैंने कहा मोहम्मद नवाज शरीफ भी अपने कानूनी केसेस को कानूनी तरीके से हैंडल करके उन्हें किसी मंतकी नतीजे तक पहुंचाना चाहते हैं और इंशाल्लाह के साथ वो पहुंचाएंगे। जब केस ही थे तो मरियम ने सारे जलसे किए थे कि वो तकड़ी के एक पलड़े में लाडला है, उस वक्त केस लगा हुआ था। 2 दिन बाद, मेरे ख्याल में 3 दिन बाद गिरफ्तारी हो गई। देखिए ना जी, एक पैटर्न है, पंच वो सिचुएशन थी जिसके ऊपर वो बोल रही थी, अब नहीं बोल रही। एक पैटर्न है। जनरल इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया, बाई इलेक्शन से पहले शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया, लाहौर बाई इलेक्शन से पहले साद रफी को गिरफ्तार कर लिया। जी वो आएंगी, अरीना में आएंगी और स्ट्रेटजी के तहत आएंगी, जरूर आएंगी, बिल्कुल आएंगी जी, बहुत जल्द। मैं यही तो कह रहा हूँ ना जी, अभी इस हुकूमत को सिर्फ 120 दिन हुए, लगता है कि जाने कितने आफतें और तूफान गुजर गए हैं पाकिस्तान में। किसान जो है वो उन्हें खाद नहीं मिल रही, तो सिंध को गैस नहीं मिल रही। किसानों का कौन कातिल है? जो पुराना वुज़रा ने तासुब कायम किया कि आपकी सफों में दरारें पड़ी हुई हैं, क्या उसमें कोई जान? अच्छा, किसानों की बात उन्होंने की है, किसानों का कौन कातिल है इस मुल्क में? जी खाद 1200 रुपए पता नहीं किसने की थी, जिसको आज अब 2400 की मिल रही है। 40 बिलियन रुपीस आपने किसानों के नाम पे इंडस्ट्री को सब्सिडी दी है 1 साल में। कभी ऐसा भी हुआ है? सर 1200 खाद किसने किसको मिली है? भाई किसको मिली है? मुझे नहीं को रंगा है आपने। शहरी लोगों को तो 1200 रुपए खाद नहीं मिली ना, 1200 रुपए खाद 40 बिलियन सब्सिडी दी गई किसानों के नाम पे इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो तभी तो खाद सस्ती होगी ना, वैसे ही खाद सस्ती हो जाएगी। 40 बिलियन वैसे किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी दे देते, तो आप दे देना जी, आप देंगे। हमने भी बिजली पे दी है और इंशाल्लाह अभी हमें अल्लाह ताला का करम है कि जो बात रिजल्ट्स की है ना जी मलिक साहब, अभी स्टेट बैंक ने एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की है, पिछले 7 सालों में हाईएस्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 3.8%, उसमें आपका हमने डिलीवर की। भाई पोल्ट्री ने तरक्की की है, चलो जी, गवर्नमेंट का क्या रोल? हमारा कोई रोल नहीं है जी, मेरे भाई को 5.8% ग्रोथ हुई है, कोई रोल नहीं है। सर्विसेज में ग्रोथ हुई है, कोई रोल नहीं है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कोई रोल नहीं है। 12,000 मेगावाट प्रोड्यूस किए हैं, कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान में अमन ज़रब अज़ब की दिया, कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं। कमाल कर रहे हैं। देखिए मैं इससे पहले कि मेरे भाई बात करें, फिर जरूर बात करें, जहां डिस्क्रेडिट देना है वहां फिर क्रेडिट भी देना पड़ेगा। मैं देता हूं क्रेडिट। आपने ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ डिस्क्रेडिट हुकूमत को पकड़ा दें और कहीं के क्रेडिट जो है मैं बिल्कुल। इन्होंने कोल प्लांट लगाए जो पोर्ट के साथ लगने चाहिए थे, वो साहिवाल में लगा दे। आज एनवायरनमेंट की हालत देख लें, कोल के साथ बिजली पूरी दुनिया में अब पैदा होना बंद हो गई है। पाकिस्तान बदकिस्मत मुल्क है जिसको फिर अब चेक कर लें। अमेरिका में भी 70% अल्टरनेटिव एनर्जी में चेक कर लें, हाइडल के बाद कोल किस पोजीशन पे है आप चेक कर लें, कर लें अभी भी 70% है चाइना में और अमेरिका में। पोर्ट के साथ कोला इंपोर्ट करते हैं, प्लांट साहिवाल में लगाया है, अभी चेक करें। ये कौन सा इंसाफ इन्होंने किया? जरी जमीनों के ऊपर हाउसिंग अथॉरिटी, जरी जमीनों के ऊपर सारी हाउसिंग, तो ये मालिक तो नून लीग है ना हाउसिंग। मैं इंसाफ बता दूं अपने भाई को। अच्छा, कौन सी मालिक? बिजनेस टाइकून जितने हाउसिंग गए सब इनके ही हैं पुराने। बस मैं नाम नहीं लेता, आप छोड़े ना, आगे चले। सर इंसाफ ये है कि ये जो रोशन स्टूडियो है ना, ये इंसाफ है। मेरी बात सुन, ये इंसाफ है। जो आपने अच्छे काम किए होंगे मैं जरूर कहूंगा। नहीं, टीचर आपके दौर में मेरिट पे भर्ती हुए, बिल्कुल पंजाब में हुए। पुलिस में मेरिट पे भर्ती आपने की, मैं बिल्कुल कहता हूं आपने मेरिट पे की, मैं एडमिट करता हूं। किसान को 1200 रुपए खाद मिली कि नहीं मिली ये बता दें। नहीं मिली, कभी नहीं मिली। ठीक है, कभी नहीं मिली। कह दें इम्तियाज साहब की मैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बानी ये, इंडस्ट्रियल विक्टिमाइजेशन के बानी ये, जो इनके अपने बिजनेस पता नहीं उनकी तरक्की। मरहूम मियां शरीफ को किसने जेल में डाला था? मियां मनशा की ग्रोथ रेट, मरहूम मियां शरीफ को किसने जेल में डाला था? बता दें चले, ये लंबी कहानी। या दाऊद ग्रुप की, जो इनका हुकूमत के साथ लिजान नहीं है, उनकी ग्रोथ रेट देख लें और इनके अपने बिजनेसमैनों की ग्रोथ रेट देख लें। ग्रोथ रेट जरूर आपने बढ़ाई है, लेकिन अपने लोगों की, अपना कारोबार, रियासत के इस्तेमाल करके उन लोगों की जिनको बैंकों ने भी फीड किया, जिनको पहले बैंक बेचे, रियासत के बैंक बेचे किसने, किनको दिए, ये कभी इसके ऊपर कोई बात की है किसी ने? इस मुल्क में कर्जे और अब जो है कौन है जो रिकॉर्ड जो गन्ने के काश्तकारों की पेमेंट नहीं कर रहा? ये आपने 180 रुपए रेट मुकर्रर किया। मैं दावे से कहता हूं
कि सिवाय जहांगीर तरीन के मिलों के एक मिल ने भी 180 रुपए रेट नहीं दिया, ये शायद मंडी बहादुर की एक शाताज ने। बाकी मिली किसकी? बाकी इनकी है, नून लीग वालों की, इनकी है। नून लीग के मुलाजिमान है, एक बिजनेस कार्टेल है। हाँ, बिजनेस शुगर माफिया जो है ना, उसमें सारी पार्टियों का हिस्सा है, सबका हिस्सा है, सबका समेत पीटीआई समेत पीटीआई, मैं अपनी जमात को कहता हूँ सबका हिस्सा है। ये एक माफिया है, इसमें मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन मेजॉरिटी शेयर नून लीग का है। इम्तियाज शेख साहब, क्या पीपल्स पार्टी, वो आज खबर चल रही थी कि मुलाकात हो रही है, जरदारी साहब उसमें स्ट्रैटेजी तय करेंगे, वो स्ट्रैटेजी क्या होगी? दोबारा कोई इस्टेब्लिशमेंट से राहें खोलेंगे, पीटीआई से रब्ता करेंगे, नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, क्या करेंगे? मैं इसका जवाब देता हूं, लेकिन एक चीज़ का मैं थोड़ा वजाहत कर दूं, क्योंकि मैं एनर्जी मिनिस्टर हूं। जो चंद साहब ने बात की उसमें मैं इनको थोड़ा सा ये उनकी बात को तस्हीह कर लूं कि कोल के प्लांट्स जो हैं अभी तक चाइना में भी काम कर रहे हैं और बाकी दूसरे मुल्कों में भी काम कर रहे हैं। 70% एनर्जी जो है कोल से और जो उन्होंने चाइना ने बंद किए हैं, छोटे प्लांट्स बंद किए हैं, उनके बड़े प्लांट्स अभी तक चल रहे हैं। और ये भी मैं उनकी बात मानता हूं कि साहिवाल में कोल प्लांट लगाना सबसे बड़ी गलती थी, वो जो कि मतलब किसी तरीके से भी सही नहीं था। माइन माउथ पे लगे या मतलब वहां लगे जहां से कोयला करीब से पहुंच सके। अब आपकी बात दूसरी आई कि आपने कहा कि पीपल्स पार्टी जो राहें खोल रही है। देखें जी, सियासत में कभी राहें बंद ही नहीं होनी चाहिए। सियासत जो ऐसी चीज है जिसमें मतलब हमेशा दरवाजा ओपन होना चाहिए। तो राहें किससे खोलना चाहेंगे? डायलॉग जो है हमेशा सवाल तो ये है कि राहें आप किससे खोलना चाहेंगे? एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहेंगे? राहें जो भी हमसे खोलना चाहेगा, जो भी देखें जी, राहें जो भी खोलना चाहेगा। हमारे तो चेयरमैन ने तो नेशनल असेंबली में पहले दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो पहले दिन ऑफर की थी तहरीक इंसाफ को के साथ मिलकर चलने की, और पाकिस्तान के लिए और जमहूरियत के लिए और पार्लियामान के लिए अपनी उन्होंने हिमायत और अपनी सपोर्ट उनको पेश की थी। लेकिन बदकिस्मती यह है कि मतलब मैच्योरिटी जो थी उसमें नज़र नहीं आई, और मतलब हालांकि पॉलिटिक्स में तो मतलब हमेशा साथ लेके चलना पड़ता है। अच्छा, बिलावल भुट्टो का वो जो बयान था, तो वो बड़ा अच्छा मजबूत बयान था जब एक्सट्रीमिज्म के मसले के ऊपर, इंतहा पसंदी के मसले के ऊपर बिलावल भुट्टो ने पुरजोर अंदाज में कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो इसलिए कहा था कि एक्सट्रीमिज्म के ख़िलाफ़ जो ड्राइव है, जो एफर्ट करनी है पाकिस्तान को कौमी सतह के ऊपर, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने बड़ी खुला सपोर्ट ऑफर की, और खुर्शीद शाह के बयान की नफ़ी की उन्होंने खुद से, बिलावल ने, और बड़ी ओपनली सपोर्ट की। बहुत अच्छा बयान था, पीटीआई ने उसके ऊपर कैपिटलाइज नहीं किया। अफसोसनाक है कि उसके ऊपर कैपिटलाइज नहीं किया, उन्हें बेनिफिट करना चाहिए था उस इशू के ऊपर। नहीं किया ना जी, हम तो वही कह रहे हैं कि उन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया। और उसके बाद फिर आप देखें इनके वज़रा का रवैया देखें आप, उनके वज़रा जिस तरह की बात कर रहे हैं कि मार देंगे, जेल में डाल देंगे, बंद कर देंगे। भाई हम कहते हैं मुल्क की हालत ठीक करो, ये लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, ये आप करते रहें, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आप मुल्क को तो ठीक करो। कोई एक फील्ड मुझे बता दें, आप मईशत से लेके मतलब पूरी पार्लियामान देख लें, पूरे आप गैसेस के मसले देख लें, आप मतलब कोई एक ऐसी जगह बताएं जहां उन्होंने बेहतरी की हो। जो वजीर कराची आता है आके सिंध गवर्नमेंट के मसलों पे आके मतलब इंटरफेयर करके बात कर जाता है, कोई इस्लामाबाद में बैठ के बात करता है तो जेल में डाल देंगे, बंद कर देंगे। देखिए ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये नहीं कर सकते, बहुत थिन मेजॉरिटी में है, इनको नुकसान होगा। जरदारी साहब ने अख्तर मेंगल से बातचीत की, एमक्यूएम से भी मुझे पता चला है कि आप इरादा रखते हैं। शेख साहब आप पुराना पावर में भी रहे हैं, क्या इस मुल्क में आज कोई वो मियां साहब वाला या जाम सादक अली दौर पुराना कोई है इस मुल्क में आज लागू, जिस तरह लोगों को उठाया जाता था या जबानें काटी जाती थी? बिल्कुल अभी, लेकिन तहरीक इंसाफ या जबानें काटी जाती थी, वो कोई दौर है आज इस मुल्क में? शेख साहब वज़रा कर रहे हैं वो जी, देखें सर वो तो एक पॉलिटिकल एक बयानबाजी की हद तक है असेंबली के अंदर। मैं कहता हूं ये भी नहीं होनी चाहिए। मैं एग्री करता हूं, सही करें ना, फिर उसको चलें, वो मैं एग्री करता हूं, तो सही करें, मैं एग्री करता हूं, ये भी नहीं होनी चाहिए, कहां तक होनी चाहिए, लेकिन लोगों को ये भी बावर कराते रहना चाहिए कि ये अकाउंटेबिलिटी और जमहूरियत में थोड़ा सा फर्क रखे ना, आप इन चीजों को मिक्स ना होने दे। अकाउंटेबिलिटी मतलब और जुडिशियल सिस्टम में और अकाउंटेबिलिटी में और जमहूरियत में उधर
उधर पूरी नून लीग की क़यादत है, इधर पीपल्स पार्टी की क़यादत है, मतलब सिर्फ वन वे तो नहीं हो सकता ना। तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग जो कि अकाउंटेबिलिटी की ज़द में आते हैं, उन पर तो कुछ नहीं हो रहा। बगैर किसी सबूत के जेल में डालेंगे तो ये सवाल उठेंगे। इसका जवाब मेरी बात मुकम्मल होने दें, मेरी गुजारिश है मुकम्मल होने दें, चंद साहब मेरी गुजारिश है मेरी बात मुकम्मल होने दें, मेरी गुजारिश है बात मुकम्मल होने दें, गुजारिश है बात मुकम्मल होने दें, गुजारिश है बात मुकम्मल होने दें, गुजारिश है बात मुकम्मल होने दें। 35 साल ताहिर दावड़ के अगवाकारों को और कातिलों को ये नहीं कहते पकड़ के बंद करेंगे, कहते हैं ऑपोजिशन को पकड़ के बंद करेंगे। जो बड़े इश्यूज हैं और वजीर दाखिला खुद, वजीर आजम पाकिस्तान खुद है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी कि ये सारे इश्यूज, ताहिर दावड़ जैसे टेररिज्म वाले इश्यूज भी उठेंगे, गैस की कमी के इश्यूज भी उठेंगे, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन के इश्यूज भी उठेंगे, उसको मैनेज करने के ऊपर कोई जोर नहीं है। हर चीज का एक ही जवाब है कि ये चोर है, यदि गैस नहीं है तो ये चोर है। मैं बताता हूँ, एक सवाल पूछ रहे थे, गैस कहाँ गई? क्या जी? गैस कहाँ गई? इन्होंने शिपमेंट क्यों कैंसिल की, पूछे ना इनसे कि जी 12 अरब रुपए की शिपमेंट क्यों कैंसिल की, और जो 11.7% के ऊपर पाकिस्तान को गैस मिली थी, जिस कंपनी ने 17% के ऊपर बेच के पता नहीं हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स कमाए, वो क्यों कैंसिल किया उन्होंने? तो इनको जवाब देना पड़ेगा ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हर चीज का जवाब ये नहीं है कि इन्होंने शिपमेंट कैंसिल करके क्राइसिस पैदा किया। एब्सोल्युटली, ये बात वाज़ेह है। तो आपको जवाब नहीं, और ये खामोश हो जाए, मैं बात कर लूं। अब मेरी बात सुन लेना जी, अब मेरी बात सुननी पड़ेगी। अब सवाल उठेंगे ना कि क्या फर्नेस ऑयल माफिया ने शिपमेंट कैंसिल करवाई, क्या कोई और माफिया थी, तेल माफिया थी, या नलायकी से हुई, कि इनको अंदाजा नहीं था कि भाई ये इशू होने वाले। लेकिन हर चीज का जवाब दूसरों को चोर कहने से नहीं है। आपको पता सर्दियों में डिमांड बढ़ जाती है। खुरम की बात से एग्री, बार चोर, हर एक का जवाब ये चोर है। मैं बात तो सुन ले, आपने मेरी बात सुनी थी, मैं इनकी बात से एग्री करता हूं। माफिया के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को बताना चाहिए। ये जानने का हमें हक है कि नहीं है कि आपने गैस का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जिससे ये क्राइसिस पैदा हुआ या नहीं हुआ? मुझे ये जानने का हक है। रिपोर्ट आने दे आपके सामने जी। ये कहते हैं ना 90 दिन रिमांड। जनाब गैस, अच्छा शेख साहब एक सेकंड, सिंध की 35 साल कर दी गई। ये जो ज़ियाउल हक के दौर से लेके आज देखिए ना, ये दलदल में ही फंसा हुआ मेरा भाई, इसको निकालें दलदल से बाहर। वो 2018 आ गया, लोग जो शुतर बेमार पंजाब पे 2018 आ गया। खुदा की कसम, लोगों को इन्होंने भट्टियों इत्तेफाक फाउंडेशन से लेकर आज तक ये 35 साल रिमांड। मलिक साहब 2018 आ गया मेरा भाई, 1980 में भी दबाव बर्बाद कर दिए लोगों ने, लेफ्ट के लोग, 1980 में दबाव के लोग, 1980 में दबे हुए हैं। वो माइंडसेट है। पहली दफा ये इख्तिदार से बाहर हुए। भाईजान, ईरान गैस पाइपलाइन पे आपने क्यों नहीं काम किया? गैस के जिम्मेदार आप हैं, नंबर 1। LNG का टर्मिनल जिससे गैस आई है वो हमारा बनाया हुआ है, वो एग्रीमेंट हमारे हुए हुए हैं। आप अभी अपोजिशन के हैं, थोड़ी सी बात तो सुन ले। आप नहीं सुन रहे जनाब, हुकूमत आप हैं, आपने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया कि मुझे आवाज ऊंची करनी पड़ी, वरना तो हम बड़ी मोहब्बत से बात कर रहे हैं ना। मछली जिस तरह इख्तिदार पानी के बगैर मछली तड़पती है ना, ये मेरे नून लीग वाले भाई इख्तिदार के बगैर तड़प रहे हैं। मछली पानी के से बाहर रखे तो तड़पती है ना, ये जेलों में डाल रहे हैं बेचारे, तड़पे भी ना, तड़पने तो नहीं। इनको पंजाब हाउस, वो 7 क्लब, वो 8 क्लब जिन्होंने बनाया था, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हमने इख्तिदार से बाहर होना है, लेकिन ये बकफाते अमल है। 8 क्लब काफ लीग ने बनाया था जनाब। इंडियन ट्रेड इन्होंने कहा था इस मुल्क में कहा, मेरे भाई आप कामर्स मिनिस्टर थे इसहाक डार साहब, और आप फाइलें आप लेके गायब हो गए थे, क्यों नहीं ट्रेड शुरू की इंडिया के साथ? हमने तो करतारपुरा खोल दिया, लेकिन आपने क्यों नहीं खोला? बात यह है हमने तो कुछ कर दिया ना। जो सिंध 7 दिन बंद रहा है उसका जवाब आप मुझे जवाब देंगे। इंडियन ट्रेड क्या हुआ? वो कहानी सुना दे। मेरा सूबा सिंध 7 दिन गैस बंद क्यों भाई? मैं कोई जवाब, सच्ची बात बता दे, इंडियन ट्रेड ये क्यों नहीं कर सके? मैं जानू ये बड़े वर्कर हैं। हुकूमत को जवाब देना होगा कि सूबा सिंध क्यों बंद का जवाब दे दे। गैस बंद क्यों थी? वो लाइनें जो तारीख का हिस्सा बन गई थी वो क्यों दोबारा आई हैं? इनसे पूछ इंडियन ट्रेड क्यों नहीं हुई? मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे पूछता हूं कि आपने शिपमेंट गैस की क्यों कैंसिल? ये तो इसका तो जवाब दे देना, ये तो जायज सवाल है। शिपमेंट क्यों कैंसिल किया? मैं कहता हूं इंक्वायरी होगी। किसने कैंसिल की? जो भी माफिया होगा इसमें इन्वॉल्व होगा, जो भी माफिया इन्वॉल्व होगा उसको पकड़ के सजा होगी। इमरान खान साहब कहते थे ऑपोजिशन का काम इल्जाम लगाना है, हुकूमत का काम सबूत देना है। मेरा इम्तियाज शेख साहब से पूछ लें। इम्तियाज शेख साहब, दफा खुरम भाई की वजह से ऊंचा बोलना पड़े, माजरत चाहता हूं। आपकी वजह से ऊंचा बोले हैं, मुझे दुख है। ऊंचा बोलता है मेरा भाई, हालांकि ये हुकूमत में रहे, मैं माजरत चाहता हूं, मैं इतनी लाउड आवाज में बात नहीं करता। अगर इन्होंने कंटेनर सजा लिया ना, मैं आज अपने सुनने वालों से माफी चाहता हूं, मैं ऊंची आवाज में बात नहीं। मैं भी बड़े आराम से बात करने वाला हूं, आपने मेरी आवाज ऊंची करवाई है मेरे भैया। मेरा भाई इम्तियाज शेख साहब, एक दफा पहले गैस का
एक दफ़ा पहले गैस का इशू पैदा हुआ था, नून लीग की हुकूमत थी, तो जरदारी साहब ने वो मीटिंग हुई, मुझे पता चला एंड में, मैं कोट कर रहा हूँ मीटिंग के मिनट्स, कि पता चला कि हम सोच रहे थे कि शायद वो सिंध में गैस की सप्लाई का इशू रेज़ करेंगे, उन्होंने अपनी शुगर मिल्स को जो गैस की सप्लाई था उसका इशू रेज़ करके तो मामला ख़त्म कर दिए। तो अभी आप लोगों ने उससे आगे बात बढ़ाई है या अभी भी वहीं अटके हुए हैं? ये नून लीग के दौरे हुकूमत का एक्चुअल वाक़या है, एक्चुअल वाक़या का नहीं पता, लेकिन जो गैस की बात है वो पावर प्लांट्स की बात हुई थी, उनकी गैस की नहीं हुई थी। सिंध के साथ अभी भी ज्यादती हुई है। सिंध की गैस 7 दिन उन्होंने बंद रखी है, मिसमैनेज किया है। सिंध का कोटा गैस का काट के उन्होंने कहीं और उसको सप्लाई कर दिया। कहाँ सप्लाई परेशान थे, सिंध का गैस काट के कहाँ सप्लाई किया? नहीं, घरों की गैस बंद, कैप्टिव प्लांट्स की गैस बंद, जिससे फैक्ट्रियां बंद हो गई। मतलब ये नाहेली नहीं तो और क्या है। और वो उस वक्त जो बात आप कर रहे हैं वो जहाँ वहाँ तक मुझे पता है वो उन्होंने मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए की थी। कैप्टिव पावर प्लांट्स आपने ही मिलों के लिए मांगी थी। कराची इलेक्ट्रिक जो है सर ये एक्चुअल वाकया है, के लिए मुझे नहीं पता उसका, एक्चुअल वाकया है। उन्होंने उस पे उन्होंने जोर दिया था क्योंकि वो बिजली कराची को आती है और वो सिंध गवर्नमेंट प्रोग्राम का सर टाइम खत्म हो गया। इम्तियाज शेख साहब, प्राइवेट खुर्रम दस्तगीर खान साहब और नदीम अफजल चंद साहब, आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।